तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज 4 मार्च और कल 5 मार्च है। कल सुप्रीम कोर्ट में अगर जज की तबीयत ठीक रही तो निर्भया केस पे सुनवाई होगी, जिसमें एक साथ फांसी, अलग अलग फांसी, उसका फैसला आ सकता है। और उस फैसले के आने के बाद ही शायद निर्भया के वकील जो हैं, उनके माँ बाप के, वो पटियाला हाउस कोर्ट पहुँचेंगे और नए डेथ वारंट जारी करने के लिए अदालत से गुजारिश करेंगे। तो कल के ऊपर नज़र है हर एक की। बाकी दिल्ली में अभी वही, जैसा कल आपको बताया था, कोरोना को लेके ही सारी तैयारियां चल रही हैं, कोरोना को लेके ही बातें हो रही हैं। मार्केट से सैनिटाइज़र और मास्क जो है वो लगभग गायब हो चुका है, केमिस्ट शॉप पे मिल नहीं रही है, बट सरकार अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। अब आज की कहानी पर आते हैं। आज की कहानी दिल्ली की है और इस कहानी की ख़ास बात यह है कि एक कत्ल होता है और कातिल लाश के अलग अलग 4 टुकड़े करता है और उन 4 टुकड़ों को वो दिल्ली की भीड़ भाड़ वाले इलाके में 3 किलोमीटर के दायरे में फेंकता है। अब इस 3 किलोमीटर के दायरे में ही पुलिस को इस कत्ल का सबूत ढूंढना था और कातिल तक पहुंचना था। काम मुश्किल था क्योंकि लाश के टुकड़े जिस तरीके से किए गए थे और जो लाश का चेहरा था वो पहचानने लायक भी नहीं था। और 3 किलोमीटर का दायरा। यहाँ पे दूसरा सवाल ये भी उठता है कि कातिल जो भी था वो एक तरह से बेखौफ भी था और शायद अपने आप को चालाक भी साबित करना चाहता था, क्योंकि 3 किलोमीटर के दायरे तक लाश के टुकड़े अपने साथ लेकर घूमना और सड़क पर ले जाके फिर फेंकना, रिस्क काफ़ी था इसमें, कभी भी पकड़ा जा सकता था। लेकिन एक तरह से उसने दिल्ली पुलिस को चुनौती दी और 3 किलोमीटर के दायरे में लाश के 4 टुकड़े फेंका और उसने कहा है अघोषित तौर पर कि पकड़ सकते हो तो पकड़ो। कहानी 31 मार्च 2017 की है। कहानी नॉर्थ दिल्ली की है। नॉर्थ दिल्ली के इलाके में एक रिंग रोड है जो दिल्ली बाकी, और जिसको बहुत सारे जगह पे बाईपास कहते हैं, तो यहाँ पे एक रिंग रोड है। उस रिंग रोड एरिया में सुबह के करीब 8 बजे 31 मार्च ट्रैफिक का आना जाना शुरू हो चुका था। अचानक कुछ लोगों की नज़र सड़क किनारे फुटपाथ पर एक फुटबॉल जैसी चीज़ पे पड़ती है। लोग देखते हैं, एक ड्राइवर उसको ध्यान से देखता है और वो एक तरह से चीख पड़ता है। वो दरअसल फुटबॉल नहीं, किसी इंसान का कटा हुआ सर था और उसको बड़े करीने से रखा गया था। वो देख के घबराता है, फ़ौरन 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करता है। पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँचती है। पुलिस भी देख के घबरा जाती है। ट्रैफिक के बीच में किनारे एक तरीके से एक इंसान का कटा हुआ सर रखा हुआ है। अब ये भी अजीब सी चीज़ थी कि इतना रिस्क लेके कोई ऐसी जगह पे लाके क्यों रख सकता है। लेकिन सुबह 8 बजे मिला तो इससे अंदाज़ा हुआ कि ये देर रात या रात को या अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल ये सर रखा गया। पुलिस की टीम पहुंचती है, सर उठाती है, अपने कब्जे में लेती है। अब इसके बाद उसी इलाके में आसपास वो सर्च ऑपरेशन शुरू करती है कि शायद बाकी शरीर के टुकड़े मिल जाए, बट कामयाबी नहीं मिलती है। इसके बाद थोड़ी देर के बाद 100 नंबर पे एक और कॉल आता है। इस जगह से करीब किलोमीटर भर दूर इसी रिंग रोड पे सड़क किनारे एक बोरी से खून रिस रहा था और कोई राहगीर देखता है, पुलिस को कॉल करता है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँचती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो उस बोरी में इंसान का धड़ था, मतलब गले से नीचे और पैर के ऊपर का जो हिस्सा है वो उस बोरी में कटा हुआ बंद पड़ा हुआ था। जैसे ही मिलता है पुलिस को फ़ौरन वो सर याद आता है, दोनों कड़ियों को जोड़ती है और अब लगता है कि आसपास में है। फिर उस जगह पे भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। इस बार पुलिस थोड़ा आगे पीछे भी बढ़ती है क्योंकि 1 किलोमीटर के दायरे में 2 टुकड़े मिले थे। तो पुलिस अब आसपास ही नहीं, थोड़े और आगे चल के भी ढूंढ रही है रिंग रोड पे। कुछ देर के बाद पुलिस को कामयाबी मिलती है। उसी रिंग रोड पे करीब किलोमीटर भर, बल्कि 700-800 मीटर दूर एक और बोरी मिलती है। उस बोरी में 2 पैर थे इंसान के। अब धड़, सर और पैर 2 मिल चुके थे, लेकिन अब भी शरीर के कुछ हिस्से बाकी थे, हाथ गायब था। फिर सर्च ऑपरेशन चलता है। करीब घंटा 1.5 घंटे के बाद चौथी बार पुलिस को एक चौथी बोरी मिलती है, बल्कि तीसरी बोरी, क्योंकि सर तो वैसे ही रखा था। पुलिस उस बोरी को खोलती है, उसमें 2 इंसानी हाथ थे। अब सारी चीज़ें एक तरह से कंप्लीट हो गई थी। इंसान का एक पूरा जिस्म जो है वो मिल चुका था, सर, धड़, पैर, हाथ, सब कुछ अब पुलिस के कब्जे में था। और अब पुलिस को इन कड़ियों को जोड़ना था कि यह है क्या मामला।
और जिसने भी किया था पुलिस को एक लिए चैलेंज भी था कि रिंग रोड जैसे बिजी रोड पे लाश के टुकड़े, वो भी 4 अलग अलग हिस्सों में और 3 किलोमीटर के दायरे में फेंकना, इसका मतलब है कातिल ने वक्त भी लिया फेंकने में और कातिल डरा भी नहीं। अब पुलिस ने उन लाशों को इकट्ठा किया, लाशों को जोड़ा और अब उस लाश से ही कातिल का सुराग ढूंढने की कोशिश की। इन 3 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने और भी चीज़ ढूंढने की कोशिश की, फिंगरप्रिंट्स भी उठाए उस मौके वारदात से, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। लाश का चेहरा ऐसा था कि मरने से पहले उस चेहरे को भी लगभग बिगाड़ दिया गया था, तो शिनाख्त भी मुश्किल थी। तभी कुछ देर के बाद पुलिस पूरी बॉडी को जब देखती है तो उस पर एक चीज़ पे नज़र पड़ती है, और वो थी उस लाश के दाहिने हाथ पे ओम साई नाम लिखा हुआ था, टैटू। तब एक ओम साई राम एक हाथ पे टैटू बना हुआ है, चेहरे से आप पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन लाश का हुलिया देख के लग गया था कि ये किसी नौजवान लड़के की लाश है जिसकी उम्र करीब 25-27 साल होगी। अब पुलिस ने इस ओम साई राम के सहारे उस रिंग रोड के आसपास की जितनी बस्तियां थीं उसको खंगालना शुरू किया, पता करना शुरू किया कि कोई ऐसा है जो 25-30 साल के बीच में कोई लड़का नौजवान अपने घर से गायब है, नहीं आया। पर कोई कामयाबी नहीं मिली, काफ़ी इधर उधर ढूंढा गया पर कोई ऐसा गुमशुदे की तलाश नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते इसी दौरान में इस जगह के करीब एक और 2 इलाके हैं, संत नगर और एक बुराड़ी। बुराड़ी वही जहाँ पे एक साथ 11 लोगों ने खुदकुशी की थी जिस घर में। तो अब लगा कि यहाँ पे ज़्यादा घनी बस्ती है, यहाँ पे भी कुछ तलाश की जानी चाहिए। पुलिस तलाश करती है इधर उधर, कामयाबी मिलती नहीं है। अब पुलिस अपने लोगों को हर इलाके में भी भेजती है, जो उनके अपने मुखबिर का पूरा एक नेटवर्क है, उसके ज़रिए पता करवाती है। आखिर मेहनत रंग लाती है और पुलिस को पता चलता है कि संत नगर में एक लड़का है जिसका नाम नितिन है, और उस नितिन के राइट हैंड पे ओम साई राम का टैटू था। पुलिस नितिन के घर पहुंचती है। नितिन के घर वालों ने कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दिखाई थी। पुलिस जाती है और पूछती है कि आपके भाई के टैटू पे, और वो तस्वीर भी खींच ली थी पुलिस ने, तो वो तस्वीर दिखाती है हाथ में। तो नितिन का भाई पहचान जाता, कहता हाँ ये मेरे भाई के हाथ पे टैटू सेम इसी स्टाइल में गुदा हुआ है। तो पूछते हैं वो कहाँ है, तो बोला कल शाम से वो गायब है। मतलब उसको गायब हुए 24 घंटे मुश्किल से हुए थे, और उन लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं लिखाई थी, उन्हें लगा कहीं आसपास होगा। इसके बाद पुलिस उसके भाई को ले जाती है, लाश को दिखाती है। चेहरा हालांकि पहचानने लायक नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों के ज़रिए नितिन का भाई पहचान लेता है कि ये लाश नितिन की है। तो अब ये क्लियर हो गया कि मरने वाला नितिन था, जिसकी उम्र करीब 25 साल थी, संत नगर का रहने वाला था। तो पहला पड़ाव पार हो गया। जो मकतूल था, जिसका कत्ल हुआ था, वो उसकी शिनाख्त हो गई, उसके घर तक पुलिस पहुंच गई। अब बारी थी कातिल की तलाश करने की, उस कातिल को जिसने पुलिस को एक तरह से चुनौती दी थी कि तुम मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। पुलिस अब अंधेरे में तीर मारती है कातिल को लेके। जो नितिन है उसके सारे दोस्तों सबके बारे में पता करती है, उनसे पूछताछ होती है, कोई कामयाबी नहीं मिलती। आखिरी बार बस ये पता चलता है नितिन पिछली शाम को, ये 31 मार्च को लाश मिली थी और 30 मार्च की शाम को वो निकला था, और उसके बाद वो घर नहीं आया। ढूंढते ढूंढते पुलिस तमाम कोशिश कर ली, कातिल तक नहीं पहुंची। अब पुलिस ने फिर फैसला किया कि नितिन के घर के आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालते हैं, सड़क पे, किसी शॉप पे। तो उसके ज़रिए पता चला कि नितिन, क्योंकि घर वालों ने बताया था कि नितिन अकेला निकला था घर से, तब उन्होंने ये फैसला किया सारे आसपास के इलाके के नितिन के घर के, उसके घर से दूर जो आसपास में चौराहे हैं जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरा था, उन सबको निकालना शुरू किया। हर सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। एक थोड़ी ही दूर पे नितिन के घर के केमिस्ट शॉप था, दवा की दुकान, वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। कुछ सेकंड की एक तस्वीर आई, पुलिस को लगा कि शायद ये नितिन है। उस केमिस्ट शॉप से नितिन बाहर निकलता है और एक बाइक पे बैठता है, बाइक पे एक दूसरा लड़का है। पुलिस जो है उस सीसीटीवी कैमरे को गौर से देखती है, कुछ सेकंड की तस्वीर थी। इसके बाद वो उसके भाई को दिखाती है, भाई पहचान जाता है कि हाँ ये नितिन ही है, लेकिन बाइक पे जो दूसरा लड़का है वो उसको नहीं पहचान पाता। काफ़ी कोशिश होती है, फिर उसको
इनलार्ज किया जाता है सीसीटीवी कैमरे को पुलिस एक्सपर्ट के ज़रिए। तो जब वो तस्वीरें और क्लोजअप में आती हैं और क्लियर होता है, तब भाई पहचानता है नितिन का और कहता है कि ये नितिन का एक दोस्त है जिसका नाम है हैप्पी, और बाइक वही चला रहा था और उसके पीछे नितिन बैठा था। अब पुलिस को हैप्पी का सुराग मिला। हैप्पी दोस्त तो था, लेकिन वैसा क्लोज दोस्त नहीं था जैसे नितिन के बाकी दोस्त थे। तो इसके बाद पुलिस हैप्पी के घर पहुंचती है। पता चला कि हैप्पी 24 घंटे से घर से गायब है। जैसे ये बात पता चलती है तो दो सवाल पुलिस के जहन में आते हैं। एक कि हैप्पी कातिल में से एक है, उसी ने मारा। दूसरा ये कि कहीं नितिन की तरह हैप्पी के साथ भी कुछ ना हो गया हो, क्योंकि 3 किलोमीटर के दायरे में इधर लाश मिली और उसका दोस्त है हैप्पी, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। हैप्पी कातिल भी निकल सकता है, हैप्पी खुद मकतूल भी हो। पुलिस अब हैप्पी की तलाश शुरू करती है और इसी तलाश के सिलसिले में हैप्पी के मोबाइल को सर्विलांस पे लगाती है। जब मोबाइल को सर्विलांस पे लगाती है तो पुलिस को पता चलता है कि 30 मार्च की रात को इस केमिस्ट शॉप के बाद हैप्पी लगातार अपने एक और दोस्त से बात कर रहा था, और जिस दोस्त से बात कर रहा था उन दोनों के लोकेशन एक थे और उसका नाम था पवन। और कंटिन्यू रात को और देर रात तक हैप्पी और पवन के लोकेशन एक थे। इसके बाद पुलिस पवन के बारे में डिटेल निकालती है और रात को ही पवन के घर पहुंचती है। पवन पुलिस को देख के घबरा जाता है। पुलिस घर के अंदर दाखिल होती है। अंदर दाखिल होते ही पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस रूम में पुलिस दाखिल हुई थी उस रूम के पूरे फर्श पे खून ही खून था। खून से सने चादर, चॉपर, तेज़धार हथियार, और एक बेड था जिस बेड के ऊपर बेड बॉक्स, बल्कि उस पर भी खून ही खून। पुलिस ने बेड बॉक्स खोला तो देखा कि उसमें भी खून। तो अंदाज़ा हो गया था कि इस कमरे में कुछ हुआ है, और ये भी अंदाज़ा हो गया था कि जो 4 टुकड़ों में लाश मिली है वो लाश दरअसल उसको मारा इसी कमरे में गया, और फेंकने से पहले इन लोगों ने शायद बेड बॉक्स में वो लाश डाली थी, और ताकि वक्त और मोहलत देखें, उसके बाद इसको कहीं ठिकाने लगा सकें। पवन को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस पूछताछ करती है। पवन अपना जुर्म एक्सेप्ट कर लेता है। पवन के गवाही के बाद फिर हैप्पी का सुराग मिलता है। हैप्पी को भी पुलिस पकड़ लेती है। दोनों से पूछताछ होती है। अब सवाल ये था कि ये दोनों दोस्त, अपने तीसरे दोस्त का इन्होंने कत्ल, वो भी इतनी बेरहमी से, और 3 किलोमीटर के दायरे में लाश फेंकने के पीछे मकसद क्या था। पवन और हैप्पी दोनों बताते हैं कि 30 मार्च की रात को उन्होंने बुलाया नितिन को, केमिस्ट शॉप के पास मिला। उसके बाद वो इसे अपने इसी घर में लेकर आए और ऐसे ही उन्होंने पार्टी रखी, और पार्टी में नितिन को खूब शराब पिलाई। इतनी शराब पिलाई कि वो अपना होश खो बैठा, और फिर मौका देखते ही उन्होंने तेज़धार हथियार से उसका गला काट दिया। गला काटने के बाद लाश को बेड बॉक्स में रख दिया, और इस उम्मीद में कि इसको ठिकाने लगाएंगे। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई इनका खौफ बढ़ता गया कि पता नहीं क्या होगा, पकड़े जाएंगे। फिर इनको रात में ख्याल आया कि काम करते हैं, रात को ही लाश को ठिकाने लगाते हैं। फिर लाश को बेड बॉक्स से बाहर निकाला, उसके 4 टुकड़े किए, सर अलग किया, धड़ अलग किया, दोनों पैर अलग किए, दोनों हाथ अलग किए, और इन सबको बोरियों में डाला। और उसके बाद दोनों निकलते हैं, एक एक टुकड़ा एक एक बार घर से लेकर निकलते हैं, और 3 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग लाश को फेंकते हैं। वो इसलिए ताकि पुलिस इस लाश की मिलान न कर सके, अलग अलग टुकड़ों को एक साथ न जोड़ सके और वो बच जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उनका खुलासा हो गया सिर्फ एक सीसीटीवी कैमरे की वजह से। अब सवाल ये था कि दोनों दोस्तों ने अपने तीसरे दोस्त का कत्ल क्यों किया। तो अब जो इसकी कहानी आई वो बड़ी अजीब कहानी थी। 2 साल पहले 15 अगस्त 2015 की बात थी। पवन और हैप्पी, इन दोनों के 2 भाई थे, दोनों के एक एक छोटे भाई। और असल में जो नितिन था वो पवन और हैप्पी के दोनों छोटे भाइयों का दोस्त था, इन दोनों का दोस्त नहीं था। तो इन तीनों में दोस्ती थी पवन और हैप्पी के दोनों छोटे भाइयों में। दोनों का साथ घूमना फिरना था, बच्चे थे। 15 अगस्त को छुट्टी थी। 15 अगस्त को नितिन और पवन और हैप्पी के दोनों छोटे भाई, ये तीनों यमुना में जाते हैं नहाने के लिए। और आमतौर पर दिल्ली में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यमुना में स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, खेलते कूदते हैं। कई बार ऐसा हादसा भी होता रहता है। तो 15 अगस्त 2015 को ये तीनों पहुंचते हैं यमुना में। इत्तेफाक से नहाने के दौरान तेज़ बहाव आता है पानी का, और पवन और हैप्पी के दोनों भाई उसमें डूब जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन नितिन किसी तरीके से बच जाता है। बाद में रेस्क्यू टीम पहुंचती है, 2 लाश निकालती है, नितिन को भी बाहर लेकर आती है।
तो नितिन बच गया, लेकिन पवन और हैप्पी के दोनों भाई इस यमुना में डूब कर मर गए। ये एक हादसा था जो स्विमिंग करते वक्त हुआ, लेकिन पवन और हैप्पी को हमेशा ये लगा कि इस हादसे के लिए नितिन जिम्मेदार है, और उनके मन में ये भी था कि कहीं ना कहीं शायद नितिन ने लापरवाही की और उसकी वजह से उसके दोनों भाई मारे गए, क्योंकि उन दोनों भाइयों से नितिन थोड़ा सा बड़ा था। तो हमेशा वो दोनों अपने भाई की मौत के लिए नितिन को जिम्मेदार ठहराते, और ये बात उनके मन में थी, और इस चीज़ का वो बदला लेना चाहते थे। 2 साल तक उन्होंने अब बदले की आग को अपने सीने में दबाए रखा। इस दौरान में धीरे धीरे नितिन से उन्होंने दोस्ती की, क्योंकि दोस्त पहले वो उसके भाई के थे। दोस्ती करने के बाद अपने करीब लाए, जब जब बातें करते, लेकिन दिल में एक ही मकसद था कि जिस दिन मौका मिला इससे अपने भाई की मौत का बदला लेंगे। और वो मौका 30 मार्च 2017 को मिला, जब नितिन को बुलाया, दोस्ती हो गई थी, करीबी हो गई थी, भरोसा हो गया था। और फिर बुलाने के बाद साथ घर ले गए, शराब पिलाई, मौका देखते उसका गला काटा, और दोनों दोस्तों ने फिर लाश के अलग अलग टुकड़े किए और उन टुकड़ों को ले जाकर अलग अलग जगहों पे फेंका। जब ये कहानी दिल्ली पुलिस ने सुनी, उसके बाद 2015 के उस इंसिडेंट की पूरी डिटेल निकाली गई, पता किया गया कि वाकई कैसे, क्योंकि एक शक इनके अंदर और था कि वो हादसा नहीं था और उनके दोनों भाई को शायद जानबूझकर नितिन ने डुबो कर मारा था। एक उनके मन में ये भी गलतफहमी थी। तो जब इस कत्ल के बाद उन 2 मौतों की बात सामने आई जिसके बदले के लिए सब कुछ हुआ था, तब पुलिस ने अब उस 2015 के उस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। तफ्तीश हुई। उस दिन जो विटनेस और जो बच्चे थे या यमुना किनारे थे, उन सबको बड़ी मुश्किल से ढूंढा गया, पता किया गया कि असल में हुआ क्या था। तो पता ये चला कि 15 अगस्त को यमुना में पानी का बहाव अचानक पानी ठीक होता है, कई बार तेज़ हो जाता है, यह हर नदी के साथ है। तो उस दिन भी ऐसे ही था कि ये तीनों जब नहा रहे थे तो किनारे में तो सेफ था, लेकिन नहाते नहाते वो दोनों थोड़े बहाव की तरफ चले गए। नितिन किनारे ही नहा रहा था, पवन और हैप्पी के भाई थोड़े आगे चले गए थे, और इस दौरान में पानी का एक बहाव आया तेज़, और वो अपना संतुलन नहीं बना पाए और उस बहाव में बह गए। नितिन किनारे था, चश्मदीदों के मुताबिक उसने शोर मचाया, रोया, चिल्लाया, बचाने की भी कोशिश की, लेकिन खुद वो बहुत अच्छा तैराक भी नहीं था। तो जितना मौका था उतने मौके में कुछ हुआ नहीं। 2-3 मिनट के अंदर अंदर सब खेल हो गया और उन दोनों के डूबने से मौत हो गई। पूरी जांच के बाद पुलिस ने यह माना कि 2015 में जो कुछ हुआ था वो एक हादसा था, उसके पीछे कोई साजिश नहीं थी। ये बात पवन और हैप्पी को जब पुलिस ने बताई बाद में कि ये सब कुछ जो हुआ था तुम्हारे भाइयों के साथ, उसमें नितिन का कोई रोल नहीं था, वो तो दोस्त था, खुद भी उसको बहुत अच्छा तैराक नहीं था, और जो कुछ हुआ वो बस एक इत्तेफाक कहेंगे, और तुमने 2 साल तक अपने मन में बदले की भावना रखी और एक बेकसूर लड़के को अपने भाई के कातिल होने के शक में इस बेदर्दी से मारा। तो भाई तो खोया ही तुमने, तुम्हारी अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उन दोनों को कहते हैं कि जब ये सच्चाई पता चली तो शायद पछतावा हुआ, लेकिन 2 साल तक ये पछतावा इसलिए नहीं था कि उनके अंदर बदले की भावना थी और वो उस वक्त पागल हुए थे, बस मौके की तलाश में थे। उन्होंने खुद कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि सच्चाई क्या थी, उनके भाइयों की मौत डूबने से हुई थी, साजिश के तहत हुई थी, उसमें कितना नितिन का रोल था। बस एक ही था कि दोनों हमारे भाइयों की मौत हुई है, उसका जिम्मेदारी है, गुनहगारी है, इसलिए इससे बदला लेना है। और उस बदले की आग ने उनको इतना अंधा कर दिया कि भाइयों की मौत के बाद इन दोनों को कातिल बना दिया। दोनों जेल में हैं, सज़ा काट रहे हैं अपने जुर्म की, उस जुर्म की जो सिर्फ बदले के लिए किया गया था। ये कहानी एक सबक देती है, वो ये देती है कि कई बार हम सभी कई चीज़ें अपने मन में बिठा लेते हैं, ठान लेते हैं कि, और फैसला भी कर लेते हैं कि इस चीज़ के लिए सामने वाला जिम्मेदार है, वही गुनहगार है। लेकिन अगर हम फैसला करने से पहले और उसके बारे में राय बनाने से पहले थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लें, ठंडे दिमाग से, कूल दिमाग से, चीज़ों को मिला लें, चीज़ों को समझ लें, परख लें, सच्चाई को टटोल लें, तो हो सकता है बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाए, हो सकता है हमारे ख्याल जो है वो बदल जाए, और हो सकता है कि हम क्राइम की तरफ न बढ़ें। अगर ये दोनों दोस्त ऐसा कर लेते उस 15 अगस्त 2015 के हादसे के वक्त ही, बाद में जांच कर लेते, अपने मन में बदले की भावना की बजाय सच्चाई जानने की कोशिश करते, तो शायद एक ज़िंदगी भी नहीं जाती
और शायद वो दोनों गुनहगार भी नहीं बनते, कातिल का ठप्पा भी नहीं लगता उनके ऊपर, और उन्हें जेल भी नहीं जाना पड़ता, और उन दोनों की ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं होती। और ये दोनों, इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, ये पहला क्राइम था जो उन्होंने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए किया था। तो ये नसीहत देती है कि गुस्से में आदमी अंधा हो जाता है, और गुस्से में जो वो करता है उसे पता नहीं चलता कि वो सच कर रहा है कि झूठ कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। ये थी पूरी आज की कहानी। दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे लोगों के मेल आए अलग अलग। एक 35 साल से शायद एक प्लेन ने उड़ान भरी वेस्ट जर्मनी से और जाना था ब्राज़ील, उसको ढूंढा गया, नहीं मिला। 35 साल के बाद वो जिस ब्राज़ील के एयरपोर्ट पे लैंड करना था, अचानक वो लैंड करता है, और 35 साल के बाद वो प्लेन एयरपोर्ट पे आता है। लेकिन जब एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग उस प्लेन में दाखिल होते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। क्या थी वो कहानी, क्यों थी? 35 साल तक एक गुमशुदा प्लेन हवा में कहाँ था, किसी देश में नहीं उतरा, लैंड नहीं किया, और फिर अचानक लैंड करता है, और पूरे के पूरे उसमें करीब 90 लोग थे, 84 शायद पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर, और वो सारे प्लेन के अंदर थे। लेकिन जिस हालत में थे उस हालत ने लोगों की चीखें निकाल दी। तो 35 साल की इस कहानी का सच क्या है? क्या वाकई ऐसा हुआ? वो प्लेन 35 साल तक आसमान में कहाँ खोया रहा? बिना लैंड किए हुए 35 साल तक कोई प्लेन उड़ सकता है क्या? कई लोगों ने ये कहानी मेल लिखा। कोशिश करूँगा मैं आपको कल ये कहानी सुनाने की, और डिटेल में कहानी सुनाने की, क्योंकि इस पर थोड़ा और रिसर्च भी कर रहा हूँ, कुछ डिटेल भी मंगा रहा हूँ। तो ये कहानी कल, आज इतना ही। और कल सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आएगा, उस पर भी नज़र है, उसकी भी आपको अपडेट देंगे कि क्या होता है। कल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कल ही निर्भया के माँ बाप के वकील पटियाला हाउस कोर्ट पहुँचे चौथे डेथ वारंट की मांग को लेकर। तो उसमें क्या होगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन ये सब कुछ कल। आज कहानी में इतना ही। आज कहानी रिकॉर्डेड है, आखिरी में अब आपको बता रहा हूँ। तो कल मुलाकात होगी रात 9 बजे, कल लाइव मुलाकात होगी, पक्का वादा है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।